गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSTC फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है आर्ट एंड ड्रामा एजुकेशन, कला शिक्षा शिक्षण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कला एवं संस्कृति का संरक्षण, जिसमें हमने नेक्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ लिया था कला एवं संस्कृति जो चित्रकला के द्वारा संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, संगीत कला के द्वारा संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार से योगदान देती है और नृत्य कला द्वारा संस्कृति संरक्षण में किस प्रकार कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बारे में हमने नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। फोर्थ पॉइंट है अपना नाट्य कला द्वारा संस्कृति संरक्षण। नाट्य कला द्वारा संस्कृति संरक्षण। नाट्य कला द्वारा संस्कृति संरक्षण, इसमें हम देखेंगे कि नाट्य कला के माध्यम से भी संस्कृति का संरक्षण संभव होता है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन लोक कथाओं के नायकों के चरित्र को विभिन्न प्रकार के जो नाटकों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे विभिन्न प्रकार के नायकों द्वारा विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं का नाटकों के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण भी किया जाता है। जैसे हम आजकल देखते हैं किसी गाने या कोई मूवी रिलीज होती है तो जो लोक कथाएं होती हैं, जैसे बाबा रामदेव जी, बाबू जी, इनके जो हम देखते हैं मूवी, तो उनकी जो पहले जो उन्होंने कथाएं कर ली थी, उनके द्वारा जो नाटक जो नायिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो किए गए हैं कार्य, उनका अनुसरण नाटकों के माध्यम से किया जाता है और लोगों को उनके बखानों को प्रेरित किया जाता है। ये तभी होगा जब इनको हम अपनाएंगे। जैसे रामलीला के माध्यम से इसमें लोक नायक श्री राम के चरित्र का अंकन किया जाता है। श्री राम के कार्य एवं उनका चरित्र भारतीय संस्कृति का दर्पण माना जाता है। आज भी श्री राम के आधार पर ही भारतीय समाज में माता पिता एवं गुरु का सम्मान किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे, जैसे श्री राम का चित्र या श्री राम की गाथा। इस प्रकार रामलीला के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण किया जाता है व इसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस गाथा को या रामलीला को हस्तांतरित भी किया जाता है, जिससे संस्कृति संरक्षण में भी योगदान मिलता है। इस प्रकार की अनेक नाट्य कलाओं के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति का ज्ञान संभव होता है तथा संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। और नेक्स्ट है हस्तशिल्प के माध्यम से संस्कृति संरक्षण। फिफ्थ है हस्तशिल्प के माध्यम से संस्कृति संरक्षण। हस्तशिल्प के
माध्यम से संस्कृति संरक्षण। इसके द्वारा हस्तशिल्प भी भारतीय संस्कृति के विकासात्मक साधन के रूप में कार्य करता है। जो हाथों से बने गए शिल्प मुगल कालीन संस्कृति एवं सभ्यता तथा बौद्धिक कालीन संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव आज भी समाज में देखने को मिलता है। मुगल कालीन संस्कृति एवं इसमें लिख सकते हैं हम, जैसे मुगल कालीन सभ्यता संस्कृति एवं सभ्यता मुगल कालीन संस्कृति एवं सभ्यता तथा वैदिक कालीन संस्कृति तथा वैदिक कालीन संस्कृति का प्रभाव आज भी देखा जाता है। यानी जो मुगल कालीन संस्कृति थी, वैदिक कालीन जो संस्कृति सभ्यता थी, उसका प्रभाव आज भी समाज में देखने को मिलता है। विभिन्न शिल्पकारों ने अपनी कला के माध्यम से जिन आकृतियों का निर्माण किया है वह आज भी संस्कृति का स्मरण कराती है, आज भी उस संस्कृति का हमें याद दिलाती है। भारतीय ऐतिहासिक धरोहर में जैसे ताजमहल, जैसे हम लिख देते हैं, जैसे ताज महल का निर्माण, ये मुगल काल की जो शैली है उसका सर्वोत्तम अंकन माना जाता है। इससे ताजमहल आज भी मुगल कालीन कला को जीवित किए हुए हैं। यानी मुगल काल की जो मुगल काल था उस समय ताजमहल का निर्माण किया, नहीं मुगल काल के अंतर्गत किस प्रकार की कलाकृति विद्यमान थी वो आज भी हम ताजमहल को देखते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। तथा उसी के आधार पर शिल्पग्राम मेले आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक धरोहर एवं शिल्पकला के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण संभव होता है और विभिन्न प्रकार के शिल्प मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस प्रकार चित्रकला एवं संस्कृति, संगीत कला एवं संस्कृति संरक्षण, नाट्य कला संस्कृति संरक्षण, नृत्य कला द्वारा संस्कृति संरक्षण और शिल्प कला के माध्यम से संस्कृति संरक्षण, ये समस्त जो बिंदु हैं इनसे यह बात सामने आती है, इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण में विभिन्न कलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कला के माध्यम से ही आज हम ये जान सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष पुरानी वैदिक कालीन सभ्यता, बौद्ध कालीन सभ्यता, जैसे अजंता की गुफाओं में बौद्ध कालीन जो गौतम बुद्ध हुए हैं, उनकी जीवनी के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। एवं मुगल कालीन सभ्यता, जैसे ताजमहल के देखकर हमें मुगल कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एवं संस्कृति का स्वरूप क्या था। आज भी संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर हम अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। यानी पुरानी संस्कृति किस प्रकार की थी और नवीनतम संस्कृति किस प्रकार की है, उनको जोड़कर ही आज हम अपनी नवीनतम पीढ़ी को उनके द्वारा दी गई या उनके द्वारा जो संस्कृति थी उनको अपनाकर हम हस्तांतरित पुस्तकों के माध्यम से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। यदि शिक्षा नहीं होती तो वो समस्त जो शैलियाँ थी वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम हस्तांतरित नहीं कर पाते। तो जो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।